यस, बातें नहीं इधर। लास्ट टाइम हमने बैंकिंग अवेयरनेस पे पढ़ा था, अभी हमें पढ़ना है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स क्या क्या मेजर टॉपिक रहेंगे करंट अफेयर्स में, ये भी फॉलो अप करते चलो, ठीक है। तो एक तो हर बार हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, हर वीक में देखो कुछ पैटर्न सेम रहेगा। एक तो हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक्स में बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स, ठीक है। कोई मेजर स्कीम, कोई डिफेंस स्पेस से जुड़ी अपडेट है, ये पढ़ लेते हैं। और अपॉइंटमेंट, अबोर्ड और इन्वायरमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम इस पे फॉलो अप करते हैं। तो इस वीक भी जब हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, यही सारे पॉइंट हमने करने हैं। इम्पोर्टेंट डेज हम पढ़ेंगे, डेज में आएगा अर्थ डे और पंचायती राज दिवस, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें काफ़ी सारी अपडेट हैं। आरबीआई ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक का, ठीक है। फिर दो मेजर अपडेट और आएगी, डिजिटल वॉलेट, एम वॉलेट, ई वॉलेट के नए रूल्स, और पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसल, ठीक है। और एक मेजर अपडेट और, ये सब न्यूज़ हमें इस सेगमेंट में पढ़नी है। डिफेंस में, डिफेंस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज की हम बात कर लेंगे, डस्ट लीक। इंडिया उज्बेकिस्तान में एक्सरसाइज होगी डस्ट लीक, डस्ट लीक एक्सरसाइज, 7th एडिशन, 7वां संस्करण, इंडिया और उज्बेकिस्तान देश में, ठीक है। अपॉइंटमेंट में नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन, अपॉइंटमेंट में हम पढ़ेंगे नीति आयोग न्यू वाइस चेयरमैन, ये सारे टॉपिक के ऊपर हमने पढ़ना है। इसके अलावा मिसलेनियस है, वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है किन टॉपिक्स पे हमने पढ़ना है। अब फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट डेज। तो हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहले लिखो वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे कब देखो, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे हम देख रहे हैं 22 अप्रैल। क्या नीड है इन डे को मनाने की, बताओ क्यों हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है अवेयरनेस हो, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज करें, ठीक है। जैसे गांधी जी का भी कोट था, दिस अर्थ हैज इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड, ठीक है। इस धरती के पास भरपूर है इंसान की ज़रूरत के लिए, लालच के लिए नहीं, ठीक है। अर्थ डे पे लेकिन कितने लोग एक्चुअल में अवेयर हो रहे हैं? जैसे मुझे उस दिन का शेड्यूल याद है, 22 अप्रैल को मैं मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, वो छोटा सा बेबी, उसको छोड़ने, तो बाहर कई बच्चे लाइन में लगा के प्लांट लेके खड़े हैं, लग रहा है थोड़ा माहौल है अर्थ डे। अंदर गया तो कुछ बच्चे और वो नकली सा ट्री बना के उस पर कुछ कागज वागज चिपका रहे हैं कुछ बच्चे। फिर छोटे बच्चों को मैंने मैम से पूछा आज क्या रहेगा इनका अर्थ डे, बोले इनको नेचर वॉक पे ले जाएंगे, ऐसे बताएंगे ट्री है, प्लांट है, ये सब। चलो ठीक है, क्योंकि नर्सरी के बच्चे और क्या बताओ, वो तो यही सब, तो ठीक है कुछ है। तो जैसे मैं स्कूल के कॉरिडोर में उसको छोड़ के लग रहा है आज अर्थ डे है, बाहर आया, जैसे स्कूल से बाहर निकलो किसी को नहीं पता कौन सा डे है, किसी पूछ लो कौन सा डे, बोले क्या डे क्या होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। कोई बाहर कोई कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई अवेयरनेस नहीं है, होनी चाहिए ना। अर्थ डे तुम्हारी अर्थ अलग है क्या, ठीक है, स्कूल के लिए अर्थ डे है, तुम्हारे लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किसी कोई ध्यान नहीं, किसी पूछो कौन सा डे है, बोले क्यों आज असाइनमेंट देनी थी क्या,
भागते फिरेंगे बच्चे, ठीक है। फिर थोड़ी और आगे कोई जॉब वाला पर्सन मिल जाए जो नौकरी कर रहा है, उससे पूछो कौन सा डे है, बोले डे छोड़, टाइम बता, जल्दी पहुँचने, ठीक है। तो यानी कहने का मीनिंग है सबको ये डे मिलके मनाने चाहिए, समझना भी चाहिए इस पे। ऐसे थोड़ी सिर्फ स्कूल तक है तो ठीक है, उसके बाद ख़त्म। धरती बचाने का सारा ठेका सिर्फ स्कूल वालों ने लिया हुआ है क्या? ठीक है, धरती बचानी है, पानी बचाना है, ग्लेशियर पिघलने से रोकने है, सारा ठेका सिर्फ इन्होंने लिया हुआ है। इसके बावजूद भी तो है ना, बाहर भी तो दुनिया है। तो कहने का मतलब सबको ये डे समझने चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। अब इस डे के ऊपर थीम लिखो, इसकी थीम है आर पार आर प्लैनेट, ठीक है, आर पार आर प्लैनेट, ठीक है, ये इस बार का थीम है। अब इन्होंने कुछ आइडिया भी दिया है कैसे बचेगा ये अर्थ, बताओ कैसे बच सकती है अर्थ। यस, पहला पॉइंट, चूज रिन्यूएबल एनर्जी। लोगों का, सरकारों का फोकस होता है ना सोलर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ये सब पॉइंट पे है। सरकारों की योजनाएं हैं, जैसे कहते हैं सोलर फ्री, जैसे हम देखें एक तो पहले खेत में सोलर आया, सोलर वाटर पंप पीएम कुसुम योजना से। फिर हम देख रहे हैं घरों पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कई जगह लोगों ने ऐड लगा रही होते हैं, इस गर्मी फ्री एसी चलाएं, आज ही सोलर लगवाएं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट सोलर की बात हो रही है, ठीक है। तो सोलर वाला भी रिन्यूएबल, फिर हाइड्रो हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी, वो भी रिन्यूएबल। रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को लेकर क्या पॉइंट है, हमने एक वर्ड पढ़ा था सर्कुलर इकोनॉमी। एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें 3R आते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सर्कुलर इकोनॉमी में आते हैं 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? ये सारी चीज़ों पे हम इस पे देख रहे हैं। जैसे सोलर पे अभी कई योजनाएं चल रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि सोलर पे 2 मुख्य योजनाएं हैं, पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर, ये 2 योजनाएं। पीएम कुसुम योजना है सोलर वाटर पंप, सोलर ट्यूबवेल के लिए, और पीएम सूर्य घर है सोलर रूफटॉप के लिए, घरों पे जो सोलर लग रहा है। किस योजना से? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। इसको लगवाने के बाद 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होती है, ठीक है। क्लियर है ये? रिड्यूस वेस्टेज का पॉइंट है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में आते हैं 3R, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जैसे हम देखते हैं कि क्या पॉइंट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अपनी जो पुरानी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, किसके ऊपर बेस है? ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे बेस है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पुराना कोई भी देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे मंदिर वगैरह, इस पे प्रसाद पहले किस में देते हैं? पत्तल। वो पत्तल किससे बना होता है? ठीक है, लीव्स। तो उसमें क्या है, कोई नुकसान नहीं, नेचर की चीज़ बाद में नेचर में थ्रो कर दी तो ठीक, और प्लास्टिक प्लेट यूज़ कर ली तो गड़बड़। पुराने टाइम फिर आप देखो बच्चों के खिलौने होते थे कैसे, लकड़ी के खिलौने या चाबी भरने वाले खिलौने, तो क्या रीयूज़ नहीं होंगे? कितनी बार रीयूज़ होते रहेंगे कैसे। और फिर धीरे धीरे खिलौने आगे सेल डालने हैं, थोड़े दिन में नए सेल ले आओ, फिर ई कचरा इकट्ठा। तो आजकल तो वर्ल्ड बदल रहा है। पुराना वर्ल्ड कैसा था? इसी तरीके से रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कोई चीज़ घर में यूज़ हो रही थी, बाद में वो ख़त्म, तो फिर उसको साफ़ करने कपड़े के रूप में यूज़ कर लिया, रीयूज़ हो गया। कोई चीज़ को वापस उससे नया कुछ बना दिया, रिसाइकिल, ठीक है। तो ये सारा इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर, और रिस्पेक्ट नेचर। अपने यहाँ तो इंडियन कल्चर में कितना नेचर को रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर्स हैं और किसी कल्चर में उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना इंडियन सिविलाइजेशन में है। भारतीय सभ्यता में आप देखते हो कि हम पेड़ों को भी पूजनीय मानते हैं, पौधों को भी पूजनीय मानते हैं, ठीक है। इवन सनातन धर्म की हम बात करें, जैन धर्म में देखो कि एक
कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मरे, उसके ऊपर भी पैर नहीं रखा जाता, उससे भी बचने, मास्क डालें उसके लिए भी, ठीक है। बौद्ध धर्म में आप देखो शांति का धर्म, जैन धर्म शांति का धर्म, ठीक है। नेचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हर रूप में रिस्पेक्ट करते हैं, प्रकृति की पूजा कि हमने ही सबसे पहले इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया कि पेड़ पौधों में भी जान है। जगदीश चंद्र बसु इंडिया के ये साइंटिस्ट, ठीक है। तो हमें अपने नेचर की क्या करनी है, रिस्पेक्ट। नदियों को भी तभी हम माता कहकर पुकार रहे हैं, फिर नदियाँ भी हमारे लिए सब कुछ जीवनदायिनी हैं, सारा कुछ कर रही हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ नेचर वर्शिप, पुराने दौर में भी ऐसे होता था। इंसान को 3 चीज़ों से खतरा था, एक तो तूफान आ जाए, तेज़ हवा, एक हम इसमें मानते थे कि आग लग जाए यानी इस तरीके का पैटर्न, तीसरा पानी ज़्यादा आ जाए यानी बाढ़। तो इंसान ने इनको प्रकृति की पूजा करनी शुरू कर दी, रिस्पेक्ट करनी और वर्शिप करना नेचर को, ठीक है। तो वहीं से ये सारा कंसेप्ट भी, तो समझ में आया क्या पॉइंट है ये, इसी वे से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस भी बाद में अब यही सब बातें अब साइंस भी कर रही है जो अपने यहाँ सिविलाइजेशन में है। अब कौन से इंपॉर्टेंट डे, इन 3 दिनों को इकट्ठे याद रख लो, 22/3, 22/4, 22/5। 22/3 को क्या है, वर्ल्ड वाटर डे, 22/4 वर्ल्ड अर्थ डे, और 22/5 क्या है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ठीक है। वाटर अगर अर्थ पे है तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, वाटर अर्थ पे है तो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे, फिर वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, तीनों को याद किससे कर सकते हैं, 22 डेट से, 22/3, 22/4, 22/5। तो 22/3 क्या है, 22 मार्च, 22/4 क्या है, 22 अप्रैल, और 22/5 22 मई, ठीक है। क्लियर है ये। अब इससे मिलते जुलते जो बाकी दिन है इन्वायरमेंट के, वो भी नोट डाल के लिख लें, ठीक है। लिखा है पॉइंट, वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। इसके बाद 5 जून और 5, इसमें आप लिखेंगे 5 जून और 5 दिसंबर, 5, 6 और 5, 12 पे आ जाओ। 5, 6 क्या है, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, और 5 दिसंबर क्या है, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोयल डे, ठीक है। ये है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोयल डे, ठीक है। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोयल डे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, 5, 6, 5, 12 वाला क्लियर, 22/3, 22/4 और 22/5 वाला भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी तरह हम देखते हैं 21, ये 22 तक का तो हमने पढ़ा, इस पे ना एक पॉइंट और था, चलो पहले इसको ले। 29 जुलाई को कौन सा डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। टाइगर को हिंदी में क्या कह रहे हैं, मिक्स मत कर देना, बिग कैट स्पीशीज है ये, बाघ, ठीक है। कई लोग लायन टाइगर मिक्स करके घूमते रहते हैं, ऊपर लिखेंगे लायन फोटो, नीचे टाइगर की लगा देंगे, वैसे मत करना, ठीक है। और टाइगर मतलब वनों में रहने वाला बाघ, कहीं 2-4 लोग इसमें समझे टाइगर श्रॉफ, और एक था टाइगर और टाइगर 2.0, ठीक है। उधर मत घूमने लगना फिल्मी दुनिया में, यहाँ वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया वाले टाइगर्स नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस, ठीक है। और वर्ल्ड लायन डे, फिर हम देख रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये सब बिग कैट स्पीशीज में आ रहे हैं, टाइगर, लोयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, जैगुआर हो गया, ये सब आते हैं बिग कैट स्पीशीज में, ठीक है। बिग कैट स्पीशीज में आ रहे हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि चीता तो अभी फिर से रीइंट्रोड्यूस हो चुका है, और जैगुआर और प्यूमा ये भारत में नहीं है, ठीक है। लेपर्ड यानी तेंदुआ, ठीक है, वो भी क्या, ये बिग कैट स्पीशीज में। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, एलिफेंट डे के ऊपर वो होता है 12 अगस्त, ठीक है। ये सारे डे लिखे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल देखो
जो डेवलपमेंट है, जो कंसेप्ट है, हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट हमने देखा था। आजकल किस ग्रोथ की बात होती है? ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ को लेकर भी बात होती है। ये सब समझने का पॉइंट है ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, कि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर ग्रीन ग्रोथ। एनवायरनमेंट की बात कब से होने लगी? 70 से 1990 के दौर में। फिर ह्यूमन ग्रोथ आ जाएगा 90s में। सर्कुलर इकोनॉमी का पॉइंट आपको बताया, जेंडर बेस्ड ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। अपने काम का पॉइंट इसमें क्या है? ग्रीन ग्रोथ। इन्वायरमेंट वाली ग्रोथ किस में आता है? ग्रीन ग्रोथ। 70s में यहाँ पे सबसे पहले चर्चा शुरू हुई। और क्यों? क्योंकि देखो, अर्थ प्रोवाइड एयर वाटर फूड, ये सब बेसिक चीज़ें। 1 मिलियन स्पीशीज लेकिन अर्थ पे रिस्क में है, ये पॉइंट, ठीक है। और ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है हेल्थ, इकोनॉमी और लाइवलीहुड्स को, ठीक है। और इसी वजह से हमें, हमारे पास टुडे एक्शंस विल डिसाइड फ्यूचर जनरेशन सर्वाइवल। हमारे पास एक ही अर्थ है, उसको हम भाई अच्छे से इस चीज़ को एक्नॉलेज करें और नेचर को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, एक और डे पहले लिखो, इसके बाद इससे मिलता जुलता एक पॉइंट था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। अभी लिखा तुमने 22 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड वोटर डे। 21 मार्च इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसके साथ लिख लो, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। वनों की हम बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अभी आपको बताया था कि अपनी भारतीय सभ्यता में क्या है? नेचर वर्शिप। तभी हम पेड़ों में किसकी पूजा कर रहे हैं? पेड़ों में मुख्य रूप से, पौधों में जैसे तुलसी, पेड़ों में हाँ पीपल की भी करें, जल्दी इसको ही भाई कट नहीं करता है, इसलिए नेचर वर्शिप है। नदियों का एग्जाम्पल सब बताया। ऐसे वनों की भी कहीं पे पूजा है। आप जाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरफ, वन में भी है सैक्रेड फॉरेस्ट। तुमने मूवी देखी हो कंतारा? कंतारा 1, फिर पहले तो 2 पहले आ गई थी, फिर प्रीक्वल आई, उसमें भी तो यही था, ठीक है। तो वही सेम पॉइंट, वन भी कई ऐसे माने जाते हैं जो नेचर से रिलेटेड और सैक्रेड, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट को भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट का पॉइंट, अदरवाइज इकोनॉमिकली फॉरेस्ट का पॉइंट क्या है? जैसे पेड़ है, पेड़ ऑक्सीजन बैंक है, पेड़ ऑक्सीजन बैंक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं, हम ह्यूमन से उल्टा। तो पेड़ क्या होगी? ऑक्सीजन बैंक। और ये सारे बैंक ज़्यादातर किधर? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वो हैं जो हमें नेचर ने दिए। इंसान ने जो खुद किया वो तो खेती होगी, नेचर ने जो दिए वो क्या है? वो वन होगी, ठीक है। और एक और डे इस पे लिख लो, 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून, 5 दिसंबर, ये सारे डे आपके तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला डे लिखो, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से जुड़ा हुआ नेक्स्ट डे लिखेंगे, ठीक है। 24 अप्रैल ये आपका नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे, गांधी जी ने इस कंसेप्ट को सबसे पहले रखा, ग्राम स्वराज। गांधी जी ने कहा फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। ग्राम स्वराज, स्वराज क्या होता है? सुराज, अपना राज, कि अपने लोगों का राज हो, अपने भारतीयों के हाथ में राज हो, गांवों की खुद की पंचायतें हों, ये व्यवस्था हो। तो गांधी जी ने इस आइडिया को रखा था। और ये आइडिया इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1993 आने तक, ठीक है। कैसे उसको लिखते हैं? पहले डे लिख दो, 24 अप्रैल को होता है, ठीक है। और ये हमने कोट किस में देखा था? नेचर वाले पॉइंट पे, कि दिस अर्थ हैज इनफ टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट नॉट ह्यूमन ग्रीड, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, रिटर्न। अब देखो, नेशनल पंचायती राज डे की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता हो ये डे
हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1993। इससे पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसलिए आज सरकार के कितने पार्ट हैं? गवर्नमेंट के 3 टियर हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। और जब गांवों में मिला तो शहरों में भी फिर आगे मिल गया, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ वाला उसका 74 नंबर हो जाएगा, इसमें 73 है, ठीक है। ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट भी इस पे याद रखो। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये इसी दिन से अप्लाई हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखो ये तो आपने स्टैटिक पढ़ा, इसी टॉपिक के ऊपर आगे क्या है? करंट। अभी स्टैटिक में पिछले हफ्ते यही इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन इन दोनों के ऊपर 2 करंट की अपडेट है, वो भी साथ ही पढ़ लो, इसको लिख लो, फिर उन दोनों अपडेट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका करंट भी फॉलो अप करते चलो। एक तो करंट हो गया इनकी थीम, दूसरा इसके ऊपर बेस्ड हो बाकी अपडेट्स, ठीक है। लिखा है पॉइंट, ठीक है। अब देखो नेशनल पंचायती राज डे हमने देखा है, इसका पर्पज इट प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंश्योर ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इनहेंस अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस डिलीवरी, एम्पावर रूरल इंडिया टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये समझने का पॉइंट है, क्यों हमें पंचायतें चाहिए, लोकल गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए, क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो वो सारा हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो, अब बाकी अपडेट लिखो इन्हीं टॉपिक के ऊपर। पहली अपडेट हम देख रहे हैं पिछले वीक जो हाईलाइटेड रही, इसको आप लिखेंगे रामसर साइट, ठीक है, इस पे आप लिखेंगे रामसर साइट, ठीक है। ये पॉइंट आप लिखते चलो इस पे। नाइन्टी नाइन्थ रामसर साइट ऐड हुए, ठीक है। 99 रामसर साइट या रमसार साइट भी इसको बोल देते हैं। शेखा झील बर्ड सेंचुरी, शेखा झील बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश इज नाउ रामसर साइट। और इंडिया की कौन सी नंबर की रामसर साइट है? 99 नंबर की। रामसर या रमसार क्या नाम है? ये रामसर के ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, एक बैठक हुई थी। और ये किस टॉपिक पे? वेटलैंड। वेटलैंड में लेक आता है जहाँ पानी इकट्ठा खड़ा है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो जैसे आप देखते हो ना हेरिटेज साइट, कुछ हेरिटेज साइट को क्या मिलता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। तो वेटलैंड को किसका दर्जा मिलता है? रामसर साइट का। तो हमने इंडिया में टोटल रामसर साइट कितना हो गया? 1999। पहली बार इसकी कन्वेंशन कब आई थी? 70 के दशक में आई थी, ठीक है। 73-74 में डेवलपमेंट हुई और 75 तक ये धीरे धीरे लागू हुआ। और अब दुनिया भर में इसके साइट्स हैं। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट होगी? 99। कहाँ पे होगा रामसर साइट? ये एक बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी कहाँ होती है? जहाँ लेक हो। लेक के अंदर कई भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, कुछ फॉरेन माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, विदेशी प्रवासी पक्षी भी आते हैं, अदरवाइज यहाँ डोमेस्टिक भी हम देखते हैं। तो जहाँ लेक होती है, झील होती है, उसी के पास क्या होता है? बर्ड सेंचुरी भी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, लेक के ऊपर ये बेस होता है, ठीक है। तो अभी नई साइट कहाँ से जुड़ी है? करंट अफेयर में पूछे, उत्तर प्रदेश से। और इंडिया में टोटल कितनी साइट होगी हैं? हम 99। पिछले कुछ टाइम से सरकार नेचर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा साइट इसमें शामिल करवा रही है, ठीक है, जिसको लेकर आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। रिटर्न जो हाईलाइट किए वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आगे बताया हुआ है कि इंडिया एड 99th रामसर साइट,
ठीक है। रामसर जगह कहाँ पे है, ये लिख लो ब्रैकेट में, ईरान। ईरान में है ये शहर जहाँ बैठक हुई थी, रमसार इसको कहते हैं, अपने इधर रामसर बोल रहे हैं, ठीक है, रमसार या रामसर। ये साइट है ईरान में, ठीक है, ब्रैकेट में इसके लिख दो ईरान, ठीक है, ईरान में है ये साइट, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो टोटल ये साइट है, लगातार इनका नंबर बढ़ रहा है। जो अभी हम देखें ये अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के साइट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट हैबिटेट है ये फॉर न्यूमरस रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ये भी लिख लो। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी है, 12। पहले तमिलनाडु का भी नेम आता है, अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा साइट वाला हो गया है, 12। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। रामसर साइट वाला पॉइंट सबको क्लियर है। तो 99 नंबर का साइट ऐड हुआ है, उत्तर प्रदेश से साइट है, ठीक है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये साइट हम देख रहे हैं, ठीक है, और इसका नेम हम देख रहे हैं शेखा झील, शेखा झील ये साइट, ठीक है, रिटर्न। अब देखो यही सब यहाँ बताए, पिछले कुछ समय में 4 गुना साइट होगी, 73 साइट ऐड हो गई हैं, और पहले 26 एक साइट होती थी, अगर हम देखें 11-12 साल पहले, धीरे धीरे बढ़ के अभी 99 हो गई है, तो 4 गुना साइट हो गई है। ये तो बेसिक सा पॉइंट है, और इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया हुआ है। शेखा झील हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 99th रामसर साइट, ठीक है। नेक्स्ट अगली अपडेट लिखो। एक तो हमने शेखा झील पे लिखा, एक और ऐसा पॉइंट है उस पर भी लिख लो। पहले तो जो हमने करंट अफेयर में पढ़ा है ना, उसी से मिलता जुलता जो अपडेट है, यानी जो इम्पोर्टेंट डेज में पढ़ा है उससे मिलता जुलता जो करंट अफेयर है। तो हमने इन्वायरमेंट पे पढ़ा, तो किसका करंट अफेयर लिख लिया, इन्वायरमेंट का। अभी तुमने पढ़ा था नेशनल पंचायती राज डे, तो मुझे ये बताओ कौन सा दिन है, तारीख क्या है, उसी डेट पे अगली अपडेट है, बताओ। 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल के ऊपर एक स्कीम है, लिखो, ये भी पिछले हफ्ते न्यूज़ में रही। 24 अप्रैल पे एक स्कीम है, इसके बारे में भी लिख लो, ठीक है। स्कीम का नेम आप लिखेंगे, मैं अभी इसकी स्लाइड भी ओपन कर देता हूँ। स्कीम का नेम है स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना। अब देखो गांव में लड़ाई का मुख्य कारण क्या होता है, गांव में जो झगड़े होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, जमीन। असली लड़ाई किसके लिए होती है वहाँ, जमीन के लिए, ठीक है। छुटपुट की तो अलग बात है, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई जो जल्दी सेटल हो जाए, जो जमीन के लिए। ये लड़ाई रोकने का एक पॉइंट क्या है, एक ऐसी स्कीम आ जाए जिससे फिक्स हो जाए भाई यहीं तक बाउंड्री है इस पर्सन की, इसके खेत की, इसके घर की बाउंड्री प्रॉपर। अभी तक लाल डोरा वाला सिस्टम था। तो 24 अप्रैल 2020 को एक स्कीम आई, लिखो, स्वामित्व योजना, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड के नाम से स्कीम है। 24 अप्रैल 2020, ठीक है, ये स्कीम हम देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2020 से ये स्कीम लागू हुई, ठीक है। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड योजना। इससे पहले कौन सा, लाल डोरे वाला सिस्टम चल रहा है। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड कैसे अलग है, यहाँ ड्रोन से ज़मीन की डिटेल आती है, ड्रोन ने बिल्कुल पक्का बता दिया यहाँ तक इसकी ज़मीन है, इस पॉइंट तक, इससे एक पॉइंट भी इधर नहीं, इससे एक भी इधर नहीं। अदरवाइज क्या होता है, लड़ाई और कन्फ्यूज़न, भाई यहाँ तक ज़मीन है, यहाँ तक है। तो कौन सी स्कीम है और ये कब आई, ये भी कौन सी तारीख को आई, पंचायती राज दिवस। अभी तो बताया था 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज दिवस। 2020 में स्कीम आई, इसलिए 26 में भी इसको पढ़ रहे हैं, 6 साल हो गए। और क्योंकि तारीख कौन सी पढ़नी है, पिछले हफ्ते के करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो 24 अप्रैल से,
ठीक है। अब देखो फायदा क्या है इस स्कीम के आने का, अगर ये स्कीम है तो प्रॉपर्टी ओनरशिप मिल जाएगी, ये स्कीम है तो प्रॉपर्टी ओनरशिप मिल गई तो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स खत्म, खुद का एक प्रॉपर एक प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया गया तो इसको लेकर डिस्प्यूट खत्म, ये समझने का पॉइंट, ठीक है। और फिर तीसरा कि इससे लोन भी मिल जाएगा क्योंकि यही पेपर को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं तो इससे लोन भी मिल जाता है। जिसके नाम ज़मीन ही नहीं उसको तो लोन लेने में भी दिक्कत है ना, अपने नाम ज़मीन है तो फिर कागज़ गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है। और रूरल लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़मीन जो पक्की हो रही है भाई ये ज़मीन यहाँ तक इन लोगों की है, और एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये सारे बेनिफिट हैं, ये सब बेनिफिट किस स्कीम से, स्वामित्व योजना। अब इसी को समझाने का तरीका अलग है। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड तो बताया कि इससे क्या क्या है वही सब, ठीक है। पहले ये सब लड़ाई हुई, पड़ोस वाला बोल रहा है मेरा घर उसकी ज़मीन पे है, आफ्टर स्वामित्व चलो भाई उधर ये ड्रॉ नहीं पड़ा, यहाँ तक ये है तेरा उधर है ये नहीं है, ठीक है। समझने का पॉइंट ये, घर के पेपर में लोन नहीं चल रहा अभी, लोन मिल जाएगा, वही अगेन सेम पॉइंट, ठीक है। और फिर तीसरा हम देखते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल रख के लोन मिल जाए, इस घर की नींव, ठीक है, पर हक किसी और का, तो ये सिंपल सा पॉइंट, ये मुद्दा भी सोल्व। आबादी वाली ज़मीन पर रिकॉर्ड ऑफ राइट कैसे मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं मिलता था, तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, स्वामित्व योजना, ठीक है। तो ये अपडेट हम देख रहे हैं स्वामित्व योजना में। अब अगली न्यूज़ लिखो, ये चिप सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, चिप सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ लिखेंगे। एक तो चिप सेक्टर पे आपने लिखनी है न्यूज़ और एक अपॉइंटमेंट पे लिखनी है, दो इम्पोर्टेंट सेक्टर पे न्यूज़ लिखते हैं। पहले चिप सेक्टर की न्यूज़ लिख लो, फिर ये अपॉइंटमेंट वाली न्यूज़ लिख लेना, ठीक है। इसमें देखो क्या अपडेट है, यहाँ आप लिखेंगे ठीक है। इंडिया ने अपनी पहली 3D चिप पैकेज यूनिट बनाई है। इंडिया गेट इज फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेज यूनिट इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेज यूनिट इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेज यूनिट इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। अब सबसे बड़ी समिट चिप की कहाँ पे होने जा रही है, इंडिया में भी, सेमिकॉन इंडिया 2026। कहाँ से होगा ये, यशोभूमि से। यशोभूमि और भारत मंडपम दो इम्पोर्टेंट साइट हैं जहाँ से हम ये नई डेवलपमेंट देखते हैं। दोनों बिल्डिंग सरकार ने नई बनाई है नई दिल्ली में, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बिल्डिंग हम के रूप में हम इसको देख रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर समिट यहीं से होती है। जैसे अभी AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, वो हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली से, AI इम्पैक्ट समिट। और इस साल सितंबर में होगा सेमिकॉन इंडिया समिट, और ये कहाँ से होगा, यशोभूमि नई दिल्ली से। और ये अपडेट हम क्या पढ़ रहे हैं, 3D चिप पैकेजिंग यूनिट कहाँ से आई है, कहाँ से ओपन हुई है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा से, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर इस पे नोट डाल के दो अपडेट और लिख लेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट को लिखते चलो, ठीक है। इस पे आप लिखो पिछले साल की अपडेट है 2025 पे, 25 पे आप लिखेंगे फर्स्ट 32 बिट चिप, पहली 32 बिट के चिप और 64 बिट के चिप, फर्स्ट 32 बिट चिप, ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। फर्स्ट 32 बिट चिप, इसका नेम क्या था, मेड इन इंडिया पहली 32 बिट चिप विक्रम, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से सरकार का फोकस है ये चिप मेकिंग इंडस्ट्री इंडिया में काम करे। गवर्नमेंट चाहती है अब चिप से लेकर शिप तक भारत में बने, तो चिप के लिए अलग स्कीम है, शिप के लिए अलग स्कीम। इसके लिए 2021 में आई थी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और इस बार के बजट में है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दो चिप पहले हम देख रहे हैं, 32 बिट विक्रम चिप, 64 बिट ध्रुव चिप, ठीक है। ISM है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0,
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ISM। ये कब आया है? बजट 2026 में। और 21 में कौन सी स्कीम आई थी? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, उसी का सेकंड फेज अब हम देख रहे हैं। अब गुजरात में, असम में और बहुत से रीजन में अलग अलग सेमीकंडक्टर यूनिट की फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। 2 फैक्ट्रीज तो अभी न्यूज़ में भी थी, पहले इसको लिख लो, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, लिखा है पॉइंट। रिटर्न, ठीक है। सेमीकंडक्टर पे लास्ट में 2 न्यूज़ हैं, इनके बारे में भी आप लिख लें। एक तो आप लिखोगे HCL, ठीक है, HCL फोक्सकॉन, HCL कंपनी इंडिया की, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, और फोक्सकॉन कंपनी जो आईफोन बनाती है, कई सारी कंपनी आईफोन बनाती है, उसमें से एक है फोक्सकॉन, ठीक है। HCL फोक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, अभी न्यूज़ में था, कहाँ से ये शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है जेवर कहाँ पे है? नया एयरपोर्ट भी बना है इधर से, जेवर है यूपी, जेवर यूपी से, ठीक है। और एक हम देख रहे हैं गुजरात सेमीकंडक्टर प्लांट, एक तो है टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट, और एक हम देख रहे हैं माइक्रोन और टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट, ये दोनों गुजरात से देख रहे हैं। प्लांट और फैक्ट्री भी हम इसकी देख रहे हैं, ये भी कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। माइक्रोन कंपनी, ये यूएस की कंपनी हम देख रहे हैं, इससे रिलेटेड एक अपडेट आई थी। माइक्रोन, इसको ऐसे लिख लो, माइक्रोन ATMP सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, माइक्रोन ATMP सेमीकॉन फैसिलिटी, ये गुजरात से। माइक्रोन ATMP सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गुजरात, ठीक है। माइक्रोन ATMP सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गुजरात, ठीक है। और टाटा और PSMC फैब्रिकेशन प्लांट, टाटा और PSMC और केन सेमीकॉन, एक और पॉइंट है इसमें, केन सेमीकॉन, ये सारे चर्चा में रहे हैं गुजरात से। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। HCL फोक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ से? ठीक है, ये जेवर यूपी से, और माइक्रोन और टाटा सेमीकॉन और केन्स वाला ये गुजरात से, ठीक है। ऐसे असम से भी एक टाटा वाली यूनिट है, लेकिन अब वो न्यूज़ में नहीं है, इसलिए उसको कम फॉलो अप कर रहे हैं। अभी वो हाईलाइटेड होगी तो उसको भी फॉलो करें, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब बाकी के अपडेट्स पढ़ते हैं कल, ठीक है। अभी इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।
इम्पोर्टेंट डेज हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेज में हम किस टॉपिक पे पढ़ रहे थे? वर्ल्ड अर्थ डे हमने पढ़ा था, नेशनल पंचायती राज दिवस पढ़ा था, बाकी इम्पोर्टेंट डेज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो शेखा झील है ये शामिल हुआ है रामसर साइट पे, 99th रामसर साइट बना है शेखा झील, इस पे भी कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो हमने कल कर लिए थे। और फिर एक अपडेट हमने देखी थी इम्पोर्टेंट डेज के कंसेप्ट पे ही, ठीक है। इन्वायरमेंट सेंट्रिक बाकी इम्पोर्टेंट डेज भी हमने करे थे जैसे अर्थ डे, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। एनीवेज अभी लिखो एक अपडेट अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक अपडेट आपकी आएगी अपॉइंटमेंट में देखो क्या अपडेट है। इकोनॉमिस्ट अशोक कुमार लहरी अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ही विल रिप्लेस सुमन बेरी। अब बने अशोक कुमार लहरी, पहले थे सुमन बेरी, ठीक है। अर्थशास्त्री अशोक कुमार लहरी बने हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था आपका 1 जनवरी 2015, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, ठीक है। इससे पहले हम देखते थे प्लानिंग कमीशन, 1950 से 2014 तक था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अर्लियर प्लानिंग कमीशन 1950 to 2014। गवर्नमेंट का थिंक टैंक हम कहते हैं नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। दोनों में ही चेयरमैन होते हैं पीएम, तो चेयरमैन तो कौन होते हैं? पीएम ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन कौन बना है नीति आयोग में? अभी वाइस चेयरमैन अभी बने हैं, ठीक है, अशोक कुमार लहरी, ये बने हैं वाइस चेयरमैन, ठीक है। वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी, ठीक है। रिटर्न लिख लिया सभी ने? ठीक है, रिटर्न क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब यही अपडेट हम यहाँ देख रहे हैं। इकोनॉमिस्ट अशोक कुमार लहरी अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। इनसे पहले थे सुमन बेरी। अब नेक्स्ट अपडेट, अब एक हेडिंग आप डालेंगे बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इससे जुड़ी 3-4 मेजर अपडेट है, देखते चलो। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में पहली अपडेट है आपकी, पेटीएम लूजेज बैंक लाइसेंस आफ्टर रिपीटेड लैप्सेस, ठीक है। पेटीएम लूजेज बैंक लाइसेंस आफ्टर रिपीटेड लैप्सेस। अब पेटीएम जो कंपनी है, इस कंपनी को लाइसेंस मिला था टाइप ऑफ बैंक में पेमेंट बैंक का लाइसेंस, ठीक है। ये लाइसेंस मिला था 2015 में, 2015 में लाइसेंस मिला था पेटीएम को पेमेंट बैंक, टाइप ऑफ बैंक में हम पढ़ते हैं
पेमेंट बैंक भी, ठीक है। तो पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था, लेकिन अब इसका ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई के पास पावर होती है बीआर एक्ट 1949 से, किसी को भी लाइसेंस दे सकता है, किसी का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, किसी बैंक पे फाइन लगा सकता है, कोई बैंक का मर्जर अप्रूव कर सकता है। ये सारी पावर आरबीआई को मिली है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। बीआर एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अभी तो ये न्यूज़ है, इसमें अगर डाउट हो रहा है आप सीधे सीधे इसका इन्फोग्राफिक भी देख सकते हो, फिर इस न्यूज़ पे आ जाना चाहिए। पहले यहाँ से लिख लो अगर लिखना इजी लग रहा है तो। आरबीआई ने कैंसिल किया पेटीएम बैंक का लाइसेंस, पहले इतना पॉइंट लिखा सबने, ठीक है। और कौन सा एक्ट है इसमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 से, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22, ठीक है। आरबीआई कैंसिल कर सकता है, देखो बैंक लाइसेंस इफ द बैंक इज नॉट प्रॉपर टू ऑपरेट, इफ द बैंक इज नॉट प्रॉपर टू ऑपरेट तो आरबीआई कैंसिल कर सकता है ये बैंक लाइसेंस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कौन सा सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी अपडेट इसमें क्या है, आरबीआई इंश्योर्ड दैट पेटीएम पेमेंट बैंक हैज इनफ लिक्विडिटी टू रीपे इट्स एंटायर डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। जो डिपॉजिट्स हैं वो लोगों के कैसे सुरक्षित रहते हैं, इस पॉइंट को भी देखते चलो। वैसे तो इस पर रिस्ट्रिक्शन 2022 से थी, आपको याद है पेटीएम के फास्टैग बंद कर दिए थे, तभी से इसकी स्थिति ऐसे ही थी, ठीक है। ऐसा नहीं ये ऑल ऑफ सडन हुआ है। पेटीएम 3 चीज़ों में चल रहा है, 3 चीज़ों में था एक्टिवली, जिसमें 2 में अभी भी चल रहा है, बस ये पेमेंट बैंक के रूप में नहीं चलेगा। पहला हम पढ़ते हैं एम वॉलेट या ई वॉलेट या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर अभी भी है। और दूसरा यूपीआई, पेटीएम का यूपीआई है। जैसे अभी एक क्लास में एक टॉपिक ये करवा रहा था, एक स्टूडेंट ने कहा सर अब तो पेटीएम नहीं चलता, उनके दिखाओ क्यूआर कोड, अभी स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ, कैश में दे देना, ठीक है। आसान काम, लो हाथों हाथ डन करते हैं। एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल कर ले, चल रहा है, कैसे चल रहा है, यूपीआई के रूप में। और क्या नहीं चल रहा है, टाइप ऑफ बैंक में एक बैंक का टाइप होता है पेमेंट बैंक, तो वो पेमेंट बैंक के रूप में नहीं चल रहा है। और किस रूप में चल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल फिर से यहाँ देखते चलो। आपको बताया था एम वॉलेट, ई वॉलेट, या इसको एक और वर्ड बोलते हैं पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भी इसको कह देते हैं, पीपीआई। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या एम वॉलेट, ई वॉलेट क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले पैसे वॉलेट में आते हैं, फिर आगे बैंक अकाउंट में जाते हैं। आजकल इसमें एक अपडेट है यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट, ये भी लिख सकते हो। इसमें ओटीपी नहीं डालना पड़ता, एक बार पैसे डाल के रख लो और फिर जब नेट जहाँ ना चले वहाँ पे यूपीआई लाइट यूज़ कर सकते हो। तो यूपीआई लाइट के रूप में भी काम कर रहा है। एम वॉलेट क्या है, मोबाइल वॉलेट। ई वॉलेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है। पीपीआई क्या है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, सारे इसी के नाम है। ये सब फैंसी टर्म्स, इससे परेशान होने का कोई पॉइंट नहीं है। एम वॉलेट, ई वॉलेट, पीपीआई, कोई भी नाम बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक ही है ये पॉइंट। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट से पैसे किस में जाते थे, वॉलेट में, और वॉलेट से फिर किसी बैंक अकाउंट में जाते थे। यूपीआई के आने से क्या हुआ, बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने लगा, एक के बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुए दूसरे के बैंक अकाउंट में जमा होंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था, आपको याद हो, वॉलेट। आज सीधे सीधे वॉलेट नहीं, लेकिन यूपीआई की ही एक फैसिलिटी होती है यूपीआई लाइट। मतलब तुमने किसी को पैसे भेजने हैं तो वहाँ क्या होना चाहिए, इंटरनेट तो होना चाहिए। तो जहाँ इंटरनेट नहीं है, इसको हम मनी के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक यूपीआई लाइट होता है। एक होता है किसी के पास कीपैड वाला फ़ोन है तो यूपीआई 1 2 3 पे होता है, ठीक है। तो यूपीआई लाइट में क्या होगा, ये भी क्या है, ऑन डिवाइस वॉलेट। वॉलेट में पैसे जोड़ के रख लो, जब इंटरनेट है
और जहाँ नहीं है वहाँ फिर आपको OTP डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अमाउंट स्कैन करी और सेंड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो यानी ये चारों एक ही बात है। दूसरा यूपीआई भी हम मनी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे भीम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, खुद पेटीएम हो गया, तो यूपीआई के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र यूपीआई के रूप में भी हम देख रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो था पेमेंट बैंक, इसके रूप में हम काम नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है, ये इस रूप में अभी काम नहीं कर रहे। और किस एक्ट से आरबीआई को ज़्यादा पावर मिली हुई है? आरबीआई को पावर मिली हुई है बीआर एक्ट से। बीआर एक्ट से किसी को भी लाइसेंस बैंक को दे रहा है, डी लाइसेंस यानी लाइसेंस कैंसिल कर रहा है, फाइन लगा रहे, मर्जर, ये सारी पावर मिली हुई है इस एक्ट से। ठीक है, ये सभी इसी एक्ट से हम पढ़ेंगे। आरबीआई चैप्टर में 3 एक्ट हमने देखे। आरबीआई एक्ट 34 जिससे आरबीआई बना, आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट जिससे आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, और बीआर एक्ट जिससे मोर पावर्स टू आरबीआई, आरबीआई को ज़्यादा पावर्स मिली। तो 3 एक्ट हम इस पे देखते हैं। फिर एक और एक्ट है, इसके ऊपर भी देखते हैं। चलो, DICGC एक्ट। कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो आपको पता है बैंक में आपके जो पैसे हैं उनका इंश्योरेंस है, कितनी अमाउंट तक? 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो फिर उसके लिए एक एक्ट है। शुरू में देखो 5 लाख नहीं था, पहले 25,000 था, बढ़ते बढ़ते 1 लाख हुआ, अभी सरकार ने 1 से 5 कर दिया था 2019 में, 19 के बजट में पॉइंट था। तो जब 5 लाख हुआ 18-19 के टाइम में, DICGC एक्ट है। DICGC है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। किसी का बैंक में अकाउंट है और मान लो वो बैंक फेल हो गया, वैसे तो फेल नहीं होने देते आरबीआई। ठीक है, कोई भी मेजर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, हाँ छोटे बैंक होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव टाइप, ये ज़्यादा फेल होते हैं। तो कितनी अमाउंट मिलेगी अगर इनकेस कोई फेल हो रहा है? तो 5 लाख रुपए। अब किसी अकाउंट में पड़े ही 4 लाख हो तो फिर कितने मिलेंगे? फिर 4 ही मिलेंगे। कहीं पता चले 20 बैंक में 1-1 रुपया रखा हुआ है, 5-5 लाख ले जाएंगे। ठीक है, और फिर कहो फेल हो जाए, नो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो और किसी अकाउंट में 6 लाख पड़े हों तो कितने मिलेंगे? फिर भी 5 मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये पॉइंट इसमें रहेगा। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस, DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस। इसको हम आरबीआई के सब्सिडरीज में पढ़ेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC। ठीक है, क्लियर है ये। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और DICGC का एक्ट है 1961 वाला एक्ट। ठीक है, आरबीआई के सब्सिडरी में पढ़ेंगे क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी को शॉर्ट में DICGC बोला हुआ है। ठीक है, अब इस न्यूज़ को हम देख रहे हैं। पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम लूजेज पेमेंट बैंक स्टेटस। तो पेटीएम जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कंपनी के नाम से काम कर रहा था, और कोई भी नए डिपॉजिट इसमें नहीं आए हैं जनवरी 2024 के बाद। और पेटीएम कंपनी जो है एक्चुअल में ये एक कंपनी है 197 कम्युनिकेशन बैकएंड में। ठीक है, इस कंपनी ने पेटीएम बनाया हुआ, और कब से काम करने शुरू किया था? हैड रिसीव इट्स पेमेंट बैंक लाइसेंस इन अगस्त 2015। अगस्त 2015 से इसने लाइसेंस ले लिया था, और काम करना वैसे हाँ प्रॉपर शुरू किया 2017 से। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन 2017। ठीक है, क्लियर है ये। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट को पुश करने के लिए एक बैंक की टाइप आई थी, पेमेंट बैंक। टाइप ऑफ बैंक के डायग्राम में हम इसको फॉलो अप करते हैं, पेमेंट बैंक। ठीक है,
तो जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक आए वैसे पेमेंट बैंक। आपको बताया था ना बैंक की दो टाइप है, एक तरफ है यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक। यूनिवर्सल कमर्शियल में, कमर्शियल बैंकों में भी दो टाइप, एक यूनिवर्सल एक डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल में आता है जिसमें आरआरबी है, लोकल एरिया बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आके इस पे आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो अगली अपडेट पे आते हैं। पेमेंट बैंक से रिलेटेड अपडेट तो हमने फॉलो अप कर ली, एक और इसी वे से आपकी अपडेट थी, इस पे लिखते चलो। आरबीआई प्रपोजेज न्यू डिजिटल वॉलेट रूल्स। आरबीआई प्रपोजेज न्यू डिजिटल वॉलेट रूल्स, इस पे लिख लो आरबीआई प्रपोजेज न्यू डिजिटल वॉलेट रूल। डिजिटल वॉलेट क्या है? वही अभी बताया, ई वॉलेट, एम वॉलेट, पीपीआई, ये सारे नाम बोले हैं ना इसी के लिए। ई वॉलेट कह दो, चाहे एम वॉलेट कह दो, चाहे पीपीआई कह दो, या सिंपली डिजिटल वॉलेट कह दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब डिजिटल वॉलेट के नए रूल जो हैं, डिजिटल वॉलेट का एग्जांपल अमेजोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ये सब किसके एग्जांपल हैं? डिजिटल वॉलेट्स के। अमेजन पे हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक, फ्री। कभी आपने अमेजन पे से पेमेंट करी है? कितने स्टूडेंट ने करी हुई है? एक बार एक ऑफर था, मैंने भी 3-4 बार ही अमेजन पे, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 3-4 बार पेमेंट करी, मुझे उस पर ध्यान। ज़्यादातर अपने क्या यूज़ होता है? यूपीआई वगैरह ही होता है। तो अमेजन पे में उसमें ऑफर था, पे विद अमेजन पे, तो इतने का होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो करने लगा। तो पहले अमेजन पे में बैलेंस ऐड हो जाता है, फिर उसको हम यहाँ पे यूज़ करते। ऐसा यूपीआई जैसा नहीं है सीधा वहाँ से घटा और वहीं पे अपने पहले उधर आया, फिर उसमें हम सिलेक्ट करते हैं पेमेंट में अमेजन पे बैलेंस, उस पर क्लिक कर दोगे तब जाके वो यूज़ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में से पैसे कट के किस में गए? अमेजन पे के वॉलेट में गए, और वॉलेट वाले पैसों को तुमने शॉपिंग में यूज़ किया। ठीक है, वॉलेट वाले पैसे को शॉपिंग में यूज़ किया। यूपीआई से करते तो सीधा वहाँ से डिडक्ट, वहाँ से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक लेयर और। तो इस तरीके के क्या होते हैं? डिजिटल वॉलेट होते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है ये? ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? अब इस पे अपडेट देखो क्या है। पहले तो ये बेसिक पॉइंट आपको बताओ, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इशूअर्स के लिए डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए। एक तो है बैंक कैन इशू पीपीआई आफ्टर इन्फॉर्मिंग आरबीआई। ठीक है, ये समझने का पॉइंट है पहला। दूसरा, ये पहला पॉइंट तो अलग से लिखने का नहीं, लिखने का पॉइंट ये, नॉन बैंक नीड ₹5 करोड़ नेटवर्थ एंड 15 करोड़ इन 3 ईयर। अगर कोई बनना चाहिए अमेजोन पे तो कैसे बन सकते हैं? कल को तुम कहो हमने कोई कंपनी ओपन कर रही है, कोई भी कंपनी का तुम नाम सोच लो, उसके पीछे पे लगा दो, तो फिर पहले ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कहीं तुम सोचो हम ही अगली कंपनी ओपन कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, कैश पे, पे नाउ, फ्री पे, कुछ भी नाम रख दो, फ्री पे रख दो, चलो ठीक है। तो फ्री पे तुम्हारी कंपनी होगी। अब तुमने क्या करना है? ये एलिजिबिलिटी है, पहले तो दिखाना पड़ेगा 5 करोड़ नेटवर्थ। नहीं है तो फिर आइडिया वहीं बंद कर दो और आराम से पढ़ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा इतनी दूर उड़ने की। ठीक है, आराम से यहीं पे रह जाओ फिर। और है अगर 5 करोड़ नेटवर्थ और 15 करोड़ इन 3 ईयर, फ्री पे नाम की कंपनी का एक आइडिया दे दिया, ओपन कर लो। ठीक है, तो ये पहले एलिजिबिलिटी होगी। एलिजिबिलिटी क्लियर हुई इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो एक बेसिक बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं ना, कई जैसे बैंक ओपन करने के लिए भी मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसमें होता है 500 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। ऐसे तुम सोचो बैंक में पैसे जमा क्या कराएंगे? बैंक ही खोल लेते हैं नया। हर कोई ऐसे गली नुक्कड़ में छोटे छोटे बैंक ओपन करके बैठ जाए तो मुश्किल हो जाएगी ना। बैंक का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक पॉलिसी आई थी, न्यू बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी 2013 में, उसने बताया कौन एलिजिबल है नया बैंक खोलने के लिए। नए नए टाइप के बैंक आते हैं ना, पहले नोटिफिकेशन आएगी, पॉलिसी आएगी, उनको फॉलो करना है, फिर अप्लाई करो, फिर आरबीआई कमेटी बनाता है, फिर जाके लाइसेंस मिलता है। ठीक है, ऐसे तो हर कोई सोचेगा बैंक ही ओपन कर ले हम, ठीक है, ये ज़्यादा इजी लगेगा। तो
एक प्रोसेस होता है। जैसे आप सोचो बैंक में किसी को सिलेक्ट होना है तो क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है भाई, एक तो प्रोसेस होगा यू शुड वेट फॉर नोटिफिकेशन। एसबीआई पीओ अगर आपको क्लियर करना है, एसबीआई में पीओ बनना है तो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की वेट करनी है, फिर अप्लाई करना है उसमें, फिर उसमें फ़ीस भरनी है, फिर पहला प्री देना है, फिर मेंस में साथ डिस्क्रिप्टिव भी है तुम्हारा, ठीक है, फिर जीडीपीआई देना है और फिर डीवी होगा, फिर मुबारक हो तुम बन गए एसबीआई पीओ। तो ये पूरा प्रोसीजर। ऐसा नहीं होगा कहीं तुम मूवी देख के इंस्पायर हो जाए, बोले बाजीगर मूवी में क्या था, वो पर्सन वहाँ जाता है आता है तो ऊपर इंडस्ट्री का नाम बदल देते हैं और उसकी कुर्सी पे बैठ जाता है, हम भी किसी बैंकर कुर्सी पे बैठ जाए। नो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। रियलिटी और मूवीज़ में डिफरेंस है, उसका प्रोसीजर है। जैसे पीपीआई ओपन करने का भी क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आता है, पहला एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। इसकी क्यों ज़रूरत है, आज के टाइम में क्या डिजिटल पेमेंट बहुत हो रही है तो फ्रॉड के चांसेस भी हैं, ठीक है। और अगर कोई कंप्लेन है, कैशबैक है, तो उसका मैकेनिज्म भी क्या हो, प्रॉपर हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या है, ये पॉइंट है, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ चार्जेस, टर्म्स एंड वैलिडिटी, नो एक्स्ट्रा फीस बाय एजेंट, स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड फ्रॉड लाइबिलिटी रूल्स, ये प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को भी लिखते चलें, ठीक है, इसको भी लिखते चलें कि इसके पीछे क्या रीजंस है, ठीक है। लिखा है पॉइंट, ठीक है। समझने का पॉइंट ये ज़्यादा है क्योंकि रीजन क्या है, देखो डिजिटल पेमेंट आर ग्रोइंग फास्ट, ठीक है, फ्रॉड केसेस इंक्रीजिंग, डिजिटल पेमेंट ग्रोइंग फास्ट, फ्रॉड केसेस इंक्रीजिंग, फ्रॉड केसेस increasing, fraud cases increasing, ठीक है। और तीसरा रीजन हम इस पे देख रहे हैं जो फ्रॉड केसेस के साथ साथ यूज़र फेस इशू इन रिफंड एंड कंप्लेन, यूज़र फेसेस इशू इन refund and complain, refunds and complaints, user faces issue in refund and complain। इन्हीं सब तीन चीज़ों को टैकल करने के लिए पॉइंट है, ठीक है भाई। क्यों लेके आए हैं नई गाइडलाइन इन वॉलेट सर्विसेज के लिए, पीपीआईज के लिए, ये रीज़न है क्योंकि हमें बनाना है बेसिकली मोर सिक्योर, फास्टर रिफंड, बेटर ग्रीवेंस सिस्टम। हमें एक्चुअली बनाना है मोर सिक्योर, फास्टर रिफंड एंड बेटर ग्रीवेंस सिस्टम, बेटर ग्रीवेंस सिस्टम, बेटर ग्रीवेंस सिस्टम बना, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर है, आगे बढ़ी, ठीक है। क्या क्या अपडेट इसमें हम देख रहे हैं, दिक्कत क्या है, डिजिटल पेमेंट जब फास्ट ग्रो कर रही है तो फ्रॉड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, यूज़र फेसेस इशू इन रिफंड एंड कंप्लेन। दूसरा हम देख रहे हैं मोर सिक्योर, फास्टर रिफंड एंड बेटर ग्रीवेंस सिस्टम, ठीक है। लिख लिए पॉइंट सब ने, ठीक है। अब देखो इसी में और अपडेट क्या है, आरबीआई पीपीआई फ्रेमवर्क का एम है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, बेटर कस्टमर प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ
और ये वाला पॉइंट लास्ट इम्पोर्टेंट, जनरल पीपीआई का कैप है ₹2 लाख, कैश लोडिंग अप टू 10,000 पर मंथ। गिफ्ट पीपीआई अलग है। एनआरआई फॉरेन नेशनल ऑल्सो अलाउ पीपीआई विद केवाईसी 5 लाख मंथली यूसेज कैप। ठीक है, ये पीपीआई इसको कैसे याद रखोगे? यूपीआई 1.0 जब आया था लिमिट थी 1 लाख, फिर यूपीआई 2.0 आया जिसमें 2 लाख, और यूपीआई की कुछ सर्विसेज में हम 5 लाख तक की पेमेंट है, तो इसकी पेमेंट भी कितनी है? 2 लाख। कैश लोडिंग अप टू ₹10,000 पर मंथ। गिफ्ट पीपीआई में हम देख रहे हैं 10,000 ही है, और यहाँ पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन वाला आपका हो जाएगा 3,000। ठीक है, एनआरआई फॉरेन नेशनल्स के लिए विद केवाईसी। विद केवाईसी का क्या मतलब है? केवाईसी ना हो तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट होता है, जैसे जनरल 5,000 ही, उससे कम। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। जब कोई अकाउंट ओपन कराते हैं डिटेल शेयर करते हैं ना, आधार की कॉपी शेयर कर रहे हैं, पैन नंबर उस पर डाल रहे हैं, ये सब यानी केवाईसी कंप्लीट कर लिया। आजकल कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो कहते हैं ना ई केवाईसी कर लो, केवाईसी नो योर कस्टमर। ठीक है, बट केवाईसी के नाम से आजकल फ्रॉड भी चल रहा है, वैसा ना हो जाए कहीं कोई कहीं केवाईसी करनी है, अकाउंट अपडेट कर रहे हैं, अपना ओटीपी पासवर्ड बता दो, वैसा केवाईसी मत करें। ठीक है, केवाईसी नो योर कस्टमर। ठीक है, तुमने एक नाम सुना होगा स्विस बैंक, स्विस अकाउंट, ब्लैक मनी, सुना है नहीं सुना है? ऐसा क्या है वहाँ पे केवाईसी नहीं होती है ना, तो पता ही नहीं किसका पैसा है, कौन सा राजनेता, कौन सा भी नेता वहाँ पैसे रखा है, अमनीति पैसे रखा है, दुनिया भर के इस तरीके के लोग वहाँ पैसे रखाते हैं स्विस बैंकों में। क्यों? क्योंकि वहाँ केवाईसी प्रॉपर नहीं होता है, यही कहानी है, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। डिस्कनेक्ट कनेक्टेड। सबने पॉइंट फर्स्ट और थर्ड वाला पॉइंट लिखना, सेकंड आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा रेलिवेंट है। डिस्कनेक्टेड। यस रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट एक और अपडेट पे आते हैं, इसको देखो, पे पॉइंट ज्वाइन आरबीआई कोर पेमेंट सिस्टम। इस पे भी लिखो पे पॉइंट ज्वाइन आरबीआई कोर पेमेंट सिस्टम, पे पॉइंट ज्वाइन आरबीआई कोर पेमेंट सिस्टम। ठीक है, लिखा है पॉइंट। अब देखो ये क्या पॉइंट है, इसको समझते चलो। फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक टू सिक्योर मेंबरशिप। पहली प्राइवेट फिनटेक, फिनटेक 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक टू सिक्योर मेंबरशिप। किस चीज़ की मेंबरशिप? कोर पेमेंट सिस्टम। किसका है कोर पेमेंट सिस्टम? आरबीआई का। और फिनटेक वाली इस कंपनी का नाम क्या है? पे पॉइंट। फिनटेक वाली इस कंपनी का नाम क्या है? पे पॉइंट। ठीक है, इस कंपनी से जुड़ी अपडेट हम देख रहे हैं। अब इस न्यूज़ में क्या है, इसको डिकोड करते हैं। हेडलाइन लिख ली, न्यूज़ लिख ली, है क्या? अब इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे हमने समझना है, ये पॉइंट अब देखते चलो। पहले तो ये पता हो पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले लिखो पेमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम का देखो बेसिक पॉइंट रहेगा, हाउ मनी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाउ मनी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाउ मनी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू
अनदर, उसको कह देंगे पेमेंट सिस्टम। अब कैश वाला पॉइंट तो सिंपल है, इसमें तो कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पेमेंट सिस्टम, हाउ मनी मूव फ्रॉम वन पॉइंट पर्सन टू अनदर, मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, तो इसलिए बोल देते हैं पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आरबीआई का कोर पेमेंट सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे आपने नेट बैंकिंग की हुई है। नेट बैंकिंग में ना 3 ऑप्शन आते हैं, नहीं तो मनी के चैप्टर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन हम करंट अफेयर में देखते हैं। थ्योरी अच्छी होगी तो करंट अफेयर को भी आप डिकोड कर पाओगे, ठीक है, उसके टर्म्स भी समझ में आएंगी। थ्योरी अच्छे से तैयार है तो उसी के ऊपर बनने वाले करंट भी फिर बेस का काम करेंगे, ठीक है। अब कोर पेमेंट सिस्टम में नेट बैंकिंग में हम पढ़ते हैं, जब किसी को अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है ना 3 ऑप्शन आएंगे। पहले तो उसको ऐड बेनिफिशियरी करना है, उसका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC ब्रांच कोड डाल के, तो एक आएगा नेफ्ट, एक RTGS, एक IMPS। IMPS किस में आता है? एक कंपनी है NPCI, यही कंपनी ने बनाया है। UPI सरकारी कंपनी है, इसी ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसी ने रुपए कार्ड, ये भी हम पढ़ेंगे NPCI के प्रोडक्ट में। मनी के चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पॉइंट क्या है, आरबीआई ने 2 बना रखे हैं, नेफ्ट और RTGS। नेफ्ट में आधे आधे घंटे के बैचेस बनते हैं, यानी पहले आधे घंटे की बैचेस वाली ट्रांजैक्शन क्लियर होगी, फिर उसके आधे घंटे वाली। और इसमें होता है इंस्टेंट, लेकिन ये बड़ी अमाउंट के लिए है, 2 लाख से ऊपर। और IMPS भी इंस्टेंट होता है, बट वो छोटे अमाउंट के लिए मैक्सिमम 5 लाख। और नेफ्ट, RTGS, IMPS क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब पहले कोर जो पेमेंट सिस्टम आपका, इसमें क्या था, बैंक होते थे और बिगर इंस्टीट्यूशंस होते थे। अब इसमें NPCI भी है, अब इसमें फिनटेक कंपनीज भी हैं, ठीक है। और कस्टमर अब सीधा पे कर पाएगा। पहले क्या होता था, बीच में बैंक आएगा, फिर वहाँ से RBI सिस्टम पे डाटा जाएगा, फिर दूसरे बैंक पे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट है? कुछ न्यूज़ करंट अफेयर की बहुत इजी होती है, जैसे अवॉर्ड, अपॉइंटमेंट, अभी हमने देखा, ये सब तो जल्दी से हो जाती है, हर कोई कर लेगा, नाम ही पढ़ने हैं। बट यही सब न्यूज़ हैं जो बैंक में अच्छे से समझनी है, क्योंकि इनसे जुड़े बेसिक होते हैं। बेसिक नहीं पता तो आगे उस न्यूज़ को डिकोड करने में भी दिक्कत, ठीक है। और इन टर्म्स को लेकर परेशान मत होना, ये चैप्टर करना है पूरा मनी में सारा आएगा। मनी के चैप्टर में, डिजिटल मनी में, डिजिटल मनी के अंदर नेट बैंकिंग में सारा पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको लिखते चलो, फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रिटर्न ये फाइल आपकी ऐप में अपलोडेड है। ये फाइल जो है ऐप में, अभी आप जाएंगे स्टडी मटेरियल में, वहाँ ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और अभी जो मैं पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर ये लिख दिया, तो इसको मैं रीअपलोड कर दूंगा और इसके बाद अपडेटेड लिख दूंगा इसके आगे, जब रीअपलोड। जितना अभी मैंने राइट डाउन इसमें किया हुआ है ना, ये फाइल एज इट इज़ आपकी ऐप में अपलोडेड है। तो लिखने में अगर आपको लगे कि मुझे सारा नोट नहीं किया जा रहा है, मुझे सिर्फ समझना ज़्यादा है, नोट कम करना है, तो वो आपका पॉइंट है, आप कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। और पिछले वीक तक की भी सारी फाइल अपलोडेड है, पिछले वीक तक का करंट अफेयर भी है। और अभी जो हमने कल पढ़ा और आज पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स पे करंट अफेयर आपको इसके ऊपर क्विज़ आपको मिल जाएगा आज
शाम तक, ठीक है। इस पे क्विज़ आ जाएगा, पिछले वीक वाला क्विज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी, ठीक है। लिख लिया सबने पॉइंट, समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो अगली अपडेट क्या है। नेक्स्ट अपडेट है IBA टू हेल्प बैंक काउंटर माइथूज साइबर थ्रेट। पहले इस हेडलाइन को लिख लो, फिर इसको डिकोड करते हैं। IBA टू हेल्प बैंक्स काउंटर माइथोज साइबर थ्रेट। आजकल आपको पता है अपनी लाइफ में AI का बहुत यूज़ हो रहा है, और AI की अभी तक तो हमने पॉजिटिव साइड देखी है। मान लो किसी ने कोई आर्टिकल लिखना है, कोई बेसिक कुछ लिखना है, पहले क्या होता था, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी। आजकल क्या है, AI पे पहले लिख लो, AI खुद ही ठीक करके दे देगा, उसका पॉलिश वर्जन बना के दे देगा, प्रोफेशनल वर्जन बना के दे देगा, खुद ही उसको क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए कैसे, तो बैंक में अपडेट आ रही है भाई, कोई ऐसा AI है जैसे माइथोज AI, वो ऐसा मैसेज करेगा जैसे बैंक से मैसेज आता है, डियर कस्टमर योर अकाउंट इज़ दिस एंड दिस। अब ऐसा मैसेज आता है तो हम समझते हैं किसका मैसेज है, ये बैंक का, तो वो उसी तरीके का मैसेज जनरेट कर देगा फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। या फिर वो जो बैंक के अधिकारी हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन जैसी वॉइस से कॉल या वीडियो कॉल, तो ये पॉइंट भी इसमें है। तो इसकी वजह से हम एक अपडेट पढ़ रहे हैं, ये आपको दिखा देता हूँ, सेम पॉइंट पे न्यूज़ है, ठीक है, कि मैथोज थ्रेट क्या है, AI पावर्ड साइबर थ्रेट जनरेटेड यूजिंग एडवांस AI टूल। AI पावर्ड साइबर थ्रेट जनरेटेड यूजिंग एडवांस AI टूल, ठीक है। अब ये कैसे हो पाएगा, तो एग्जांपल ये फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग क्या होता है, एक नकली लिंक बना दो इस पर क्लिक करके, और ये सब चाहे वो मेल के थ्रू करें कि दिस इज ऑफिशियल मेल फ्रॉम SBI, और आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, आज 10% कैशबैक है, लाइक दैट। पुराने तरीके तो पुराने होंगे, लोग समझ गए। पहले किसी को मैसेज करते थे कि इसमें क्या करो, करोड़पति बन गए हो आप, और आप उसमें आपकी लॉटरी लगी है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। फिर अगला आता था, उसमें कई तरीके फ्रॉड होते थे। एक क्या होता था, हाँ, गवर्नमेंट ने योजना चला रखी है फ्री रिचार्ज ऐसा लो, फॉरवर्ड करो, और ये सब धंधे क्या फालतू के, मतलब, ठीक है। लेकिन लोग बातों में आ जाते हैं, ये सब, ये सारी चीज़ क्यों गवर्नमेंट फ्री रिचार्ज लाएगी, क्या ही सेंस है, सोच के देखो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हम देखते थे, अब लोग समझ गए सब नकली है। अब बिल्कुल असली जैसे मैसेज कॉपी करके ये सब, वो मैसेज आएगा योर लास्ट ट्रांजैक्शन फेल्ड, तो हमें लगेगा होगी भाई, लेकिन नीचे आएगा टू रिपोर्ट क्लिक ऑन दिस, और कर दिया तो फिर गड़बड़, ठीक है। तो इन सब से लड़ने के लिए अभी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो ये सब काम कर रहे हैं। जैसे बैंक ने, आपको पता है, डोमेन पिछले कुछ टाइम से RBI ने सबको कहा था इस डोमेन पे आ जाओ। बैंक की वेबसाइट के पीछे अब क्या लिखा होता है, बैंक.in डोमेन है इंडिया का, इन यानी इंडिया से। जैसे .com कमर्शियल के लिए होता है, US के लिए .US, पाकिस्तान के लिए .pk, इंडिया के लिए क्या है .in। लेकिन बैंक.in मतलब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, जिसके पीछे बैंक.in नहीं लिखा हुआ, यानी वो हो सकता है फेक वेबसाइट हो। वेबसाइट के पीछे क्या लिखा होना चाहिए, बैंक.in, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर ये बताया हुआ है। डीप फेक फ्रॉड, बिल्कुल रियल जैसी वॉइस निकाल सकते हैं, वीडियो, ठीक है। और बैंक को लेकर इसलिए इशू ज़्यादा है, बैंक क्या है, एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम में जब भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके फ्रॉड सामने आएंगे तो लोगों का ट्रस्ट ब्रोक होगा, तो इस चीज़ से बचाना है माइथोज थ्रेट से, ठीक है। उसके लिए ये सारा पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, रिटर्न लिख लिया सबने पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट जो अपडेट इस पे हम देखें, ये तो हमने बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई अपडेट देखी है। यही सारा पॉइंट यहाँ पे भी गिवन है, किससे रिलेटेड है, वही स्मॉल वॉलेट्स। तो अभी हमने इन्होंने अपने ढंग से समझाया हुआ है। नेट वर्थ होनी चाहिए 15 करोड़, टाइटल रूल फॉर लो KYC, ओनली 1 स्मॉल पीपल अलाउड पर कस्टमर, ठीक है। और इसके अलावा फिर नो रीइश्यू ऑफ सिंपली वॉलेट आफ्टर एक्सपायरी। न्यूज़ वही है, हर न्यूज़पेपर के समझाने का वे थोड़ा अलग है, ठीक है। फुल KYC PPI की लिमिट क्या है, 2 लाख, ठीक है। और P2P होता है पीयर टू पीयर, इसके लिए अलग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई। RBI के गवर्नर कौन है, श्री संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो अगर ये कोई अपडेट दे रहे हैं तो हमें इस तरीके का पॉइंट भी फॉलो करना, ठीक है। ये याद रखना, RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा। हमने पढ़ा था RBI एक्ट 1934 में, गवर्नर एंड नोट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है। वहाँ भी ये पॉइंट हमने देखा था। न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल, एक तो नए ऑनलाइन गेमिंग रूल आए हैं, इंडिया न्यू रूल फॉर द प्रमोशन एंड रेगुलेटर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। एक ऑनलाइन गेमिंग का नया रूल हम देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, सरकार ने, आपको याद है पिछले साल ये सब ऐप बंद कर दी जो पैसों के जोखिम से जुड़ी हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग में तो स्पोर्ट्स वाले गेम, एडवेंचर और ये सब को लेकर, लेकिन कुछ थे फाइनेंशियल रिस्क वाले गेम, जैसे ड्रीम 11 और ये सब इतने सारे, ठीक है, कि खाली बैठे हो तो फिर पैसे बर्बाद कर दो, थार तो वैसे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके ऐड आती थी ना, खाली बैठे हो तो मतलब वो तो झूठ बोलते, थार किसको मिलनी है, पैसे बर्बाद करने का पॉइंट था। तो मतलब पैसे बर्बाद कर सकते हो, खाली क्यों ही बैठे हो, मतलब, ठीक है, पॉइंट उसका ये था। तो वो सारे गेम्स तो कर दिए थे बंद, बट फिर भी इसमें अब न्यू रेगुलेटर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहे हैं, जो गेम को क्लासिफाई करेगा मनी गेम, सोशल गेम, ई स्पोर्ट्स और डाइवर्स कॉम्प्लायंस में, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे इन गेम की। अब कई गेम तो कैसे होते हैं, जैसे जो ये ई स्पोर्ट्स वाले आपको बताए, कुछ क्या होते हैं मनी वाले गेम, कुछ सोशल गेम, ठीक है। और कोई और सी, जैसे आपको याद है लॉकडाउन में लोग खाली बैठे लूडो खेलते रहते थे, ऑनलाइन लूडो किंग लगा के बैठे, 1-2 लूडो के थे ऐसे, ठीक है, खाली बैठे कोई भी आ जा रहा है, लूडो चल रही है, ठीक है। ये सब भी गेम होंगे। फिर कुछ लोग क्विज वाले गेम खेलते हैं, ऐसे क्विज वाले गेम, कुछ इंग्लिश इम्प्रूव वाले, हर तरीके के गेम हो सकते हैं, सबका अपना उसमें इंटरेस्ट है, कोई कैसा गेम खेल रहा है। लेकिन सरकार अभी किस चीज़ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मनी को लेकर। जो पैसे के जोखिम वाले गेम है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गेम कम और सीधे सीधे सट्टा टाइप पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। और ज़्यादातर और इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैप में फंसते हैं वो भी होते हैं सबसे गरीब वर्ग, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कोई शॉर्टकट है। तो ये सारे पॉइंट को लेकर नए गेम रूल आए हैं। तो एक तो नए गेम रूल आए हैं, दूसरे हमने देखे नए रूल किससे जुड़े हुए, पीपीआई वाला पॉइंट क्लियर है। और एक अपडेट है, इंडिया ने नई गोल्ड माइन, पहली गोल्ड माइन भी आप कह सकते हो इतने टाइम के बाद, ये पहली लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड माइन है, जमुनागिरी प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये गोल्ड माइन हम देख रहे हैं, जमुनागिरी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। कहाँ से नई गोल्ड माइन, नई सोने की खान, जमुनागिरी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। भारत को भी पहले कहते थे क्या, सोने की चिड़िया। सोने की बात करें, इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्टर किस मेटल का है, सोना। गोल्ड का हम हाईएस्ट इंपोर्टर में से हैं, ठीक है। तो इसीलिए सोने की बात हो रही है। और वैसे भी अभी इवन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही कम का एग्जांपल है जो नई सोने की खदानों पे इस पे काम हुआ हो। वर्ल्ड में जैसे डायमंड के लिए क्या फेमस है, कौन सा कंट्री, सोने के लिए कौन सा महाद्वीप, सबसे ज़्यादा सोना किस महाद्वीप से निकलता है, जबकि वो है
गरीब, वहीं के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा। अफ्रीका, और डायमंड के लिए किम्बरले माइन साउथ अफ्रीका की बहुत फेमस है ये, ठीक है, क्लियर है ये। तो गोल्ड का पॉइंट भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये याद रखना, नई गोल्ड माइन कहाँ से, आंध्र प्रदेश, जोनागिरी प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। और एक लास्ट अपडेट इस पे और देख लो, ये क्लियर है सबको पॉइंट, ठीक है। फिर एक हम देख रहे थे, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वुमेन रिजर्वेशन, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, कोई भी बिल है तो अगर पास कर रहे हैं तो एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक यानी 2/3 वाला मेजोरिटी, एक सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या है, स्पेशल में, सिंपल में क्या था 50% +1, स्पेशल में 2/3 था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इसके ऊपर है, ये सारा समझाया हुआ है। जिसने लास्ट वीक क्लास नहीं लगाई थी, वैसे तो उसका आज वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना हमने पढ़ ली थी, स्वामित्व योजना तो हो गई थी ना, ठीक है। अब बस लास्ट के क्वेश्चन बता दो, बाकी तो पॉइंट इसमें डिस्कस हो ही चुका है, ठीक है। ये सेंसस का भी हमने पढ़ लिया था पॉइंट, ठीक है। आखिरी बस क्वेश्चन बता दो जो हमने पढ़ा इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एक तो ये बताओ, इंडिया हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य, ये कहाँ से आ रहा है, आदित्य प्लांट ये हैदराबाद से, ठीक है। ये अभी डायरेक्ट आपके सामने नहीं आया, बट क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इंडिया का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है गुजरात से महाराष्ट्र, पहला यहाँ बन रहा है। अभी उसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और अनाउंस हो गए हैं इस बार के बजट में। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मतलब स्पीड होगी अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर प्रति घंटा। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है तो उसमें एक तो नाम आता है वंदे भारत ट्रेन्स, ठीक है, लगभग 160 के आसपास। या एक नाम इसमें होता है, एक ट्रेन है जो ये आगरा की तरफ हम देखते हैं, दिल्ली से चल रही है, उसकी स्पीड भी इतनी, ठीक है। तो लगभग 160-70 ये हम मैक्सिमम देखते हैं। हाई स्पीड का मतलब 300 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा। उसके लिए पटरी भी वैसी होनी चाहिए, तो इसके ट्रैक भी अलग से लगाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 99th रामसर साइट कहाँ पे, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है ये, कल पढ़ा था, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन, इंडिया इज लेइंग द फाउंडेशन फर्स्ट एडवांस 3D चिप, कहाँ से, भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। कल इस पॉइंट के ऊपर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, होम ग्रोन आर्टिशन चीज ओन प्रेस्टीजियस सुपर गोल्ड एट, ये अच्छा, ये अभी आपने पढ़ा नहीं, इसका आंसर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली जापान लिफ्टेड बैन ऑन लीथल आर्म्स, दिस वॉज अर्लियर रिस्ट्रिक्शन ऑन पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जापान की पहले एक पॉलिसी थी, हम आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, और जापान कह रहे हैं हमारे ना करने से भी तो शांति नहीं हो रही है, अकेले हम शांति स्थापित कैसे करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो अल्लाह नॉर्थ कोरिया को हमें मिसाइल मार दे, चीन मिसाइल मार दे, कुछ फंड्स होने चाहिए, हम भी करेंगे, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों, ठीक है। तो ये भी दौड़ में आ गए, क्योंकि इन्होंने उस टाइम, इसलिए अब इनकी ना पीएम चेंज हुए उसके बाद ये पॉइंट, उन्होंने पहले ये पॉलिसी इसलिए बनाई थी भाई वर्ल्ड में ना शांति रहे। दुनिया में आज तक एक ही देश है जिस पे एटम बम का प्रयोग हुआ है, वो है जापान। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन बिकम फर्स्ट टू विन 5 वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट इन 2026 एंड सिक्योरिंग अ प्लेस इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, शायद पिक से ध्यान आ जाए, कौन बताओ, ये 2 भाई बहन हैं, दोनों चेस में आ गए, आप बता सकते हो। आर वैशाली, एक तो है रमेश प्रगनंदा जो इनके ब्रदर, और ये आर वैशाली, ठीक है, आर प्रगनंदा और आर वैशाली, ठीक है। और गोल्ड वाला तो अभी हमने क्वेश्चन किया ही था। एक बुद्धा रिलीक्स, ये अभी लद्दाख में हम देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं लद्दाख में, ठीक है। अभी एक बार के लिए इतना ही करते हैं, बाकी पंचायत से रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है, यही डिस्कस कर रहे हैं।